एक साल बाद कल एक बार फिर सियासी पार्टियों की मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मुनक़द हुई। उसके बाद कई सारे सवालात भी लोगों के जहन में है। जी हाँ साल, जिस तरह से कल हमने देखा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जहाँ जो मीटिंग तलब की गई थी, उस मीटिंग का कल जो है 4 बजे मीटिंग मुनक़द हुई है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर, जहाँ महबूबा मुफ्ती जो PDP सदर उनकी जानिब से उस मीटिंग में भी शिरकत की गई और साथ ही साथ सजाद गनी लोन, मोहम्मद यूसुफ, तारिक गामी और दीगर जितने भी लीडरान हैं वो इस मीटिंग में शामिल हुए। और इस मीटिंग के हवाले से अगर कहा जाए तो कल मीटिंग के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि पीपल्स एलायंस जो गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से, गुपकार एलामिया के हवाले से बात की गई थी, उन्होंने इसका नाम भी तब्दील करके पीपल्स एलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का नाम जो है रखा गया है। कल मीडिया के सामने उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में मीटिंग होगी, जो गुपकार एलामिया के जो मेम्बरान हैं उनकी जानिब से, और आगे का लाहे अमल क्या कुछ होगा उस पर भी बात होगी, वो लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। और साथ ही साथ जो है इस मीटिंग का खाका जब उन्होंने पेश किया था, उस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि जो 370 को लेकर जो है जम्मू कश्मीर का मसला या मसला कश्मीर की बात की उन्होंने कि ये सरकार के सामने, मरकजी सरकार के रखा जाएगा और जो जम्मू कश्मीर के जो जितने भी मसाइल, मुश्किलात, जो मुद्दे लोगों के हैं उन्हें सरकार के सामने रखा जाएगा। बिल्कुल, कल की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यही कहा कि जहां खसूसी दर्जे की बहाली के हवाले से काम किया जाएगा, वहीं पर मसला कश्मीर के हवाले से भी नई दिल्ली से बात होगी। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद यूसुफ तारिगामी फोन लाइन पर मौजूद है। तारिगामी साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले कल की मीटिंग के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो एक साल के बाद एक बार फिर सभी सियासी जमातों को एक साथ मिलने का मौका मिला, लेकिन क्या ये इतना आसान है जिस तरीके से कहा गया कि खसूसी दर्जे की बहाली के हवाले से काम किया जाएगा, मसला कश्मीर के हवाले से बात की जाएगी। सबसे बड़ी बात जो है 4 अगस्त 2019 से पहले जो लोगों ने यहाँ के सियासी लीडरान, सियासी जमातों पर अपना एतमाद जताया था, क्या उस एतमाद को इतनी आसानी से अब हासिल किया जा सकता है कि नई दिल्ली से बात होगी? देखिए, जहां तक कल की मीटिंग का सवाल है जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ब्रीफ किया कल प्रेस को, और मैं दोहराना चाहूंगा कि एक साल के बाद, जैसा कि आपने कहा, 4 अगस्त 2019 को हम मिले थे। खदशा था, अफवाहें थी कि सरकार यहाँ की खुसूसी पोजीशन को हटाने के लिए कुछ कदम उठा रही है। गर्म अफवाहें थी। बिल्कुल, हमने आपस में मशवरा किया और इस इरादे का इजहार किया कि हम ऐसा फैसला तस्लीम नहीं करेंगे, और मरकजी सरकार से हमने यही कहा कि ऐसा करके जम्मू कश्मीर को नुकसान होगा, मुल्क को नुकसान होगा। बिल्कुल, और हमने ये भी कहा था कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की नोटिस में लाएंगे कि ऐसा अहमकाना कदम अगर उठाया गया, इसके किस कदर संगीन नताइज निकलेंगे मजमूई तौर पर। लेकिन घर पहुंचे, रात को ही ताला लगा हर घर पर, सियासतदानों, सियासी वर्करों, सिविल सोसाइटी, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को। और क्या हुआ फिर 5 अगस्त को और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में? ये वही पार्लियामेंट है जिसने बार बार ये दोहराया था कि जम्मू कश्मीर के अवाम के जो अरमान हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा इंडियन रिपब्लिक में। बिल्कुल, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी दोहराया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, सरदार पटेल ने और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और इसी वजह से ये खैरात में हमें नहीं मिला। बिल्कुल, ये किसी ने फेवर नहीं किया, ये लंबी जद्दोजहद लड़ी
मुल्क के लोगों ने और उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आईन मिला। बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोगों ने लंबी जद्दोजहद लड़ी बिल्कुल तानाशाही के खिलाफ, जागीरदारी के खिलाफ, तब जाकर उन्हें ये हक मिला अपना एक और आईन आज इजलास बुलाने का, एक आईन बनाने का, और वो रिश्ता बना जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ। और हमें ये यकीन दिलाया गया कि आपके बगैर, आपको साथ लेकर ही जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल तय होगा, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाएगा। तारिगामी साहब, जो मेरा कहने का मतलब है, अब 1 साल में हमें मिलने नहीं दिया गया, ये आपको मालूम है बिल्कुल। क्या हालात थे। जी। हम मिले, हमने यही कहा कि हम वो जो वादे किए गए थे, जो फाउंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल वो जिन्होंने इस रिपब्लिकन इंडिया की बुनियाद डाली, जो वादे किए थे जम्मू कश्मीर लद्दाख के आवाम के साथ, आज उनको भी बेखुनी की गई, उन्हें जमीन बोझ किया गया। और हमने तारिगामी साहब, मेरा सवाल ये था, जो बहाल करने की तारिगामी साहब, जो मिला था वो छीना गया, और ये जाहिर सी बात है, जब तक बीजेपी की सरकार मरकज के अंदर है तब तक इस दर्जे को वापस लाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या जो एतमाद लोगों ने आप सियासतदानों पर जताया था, जो एतमाद आप पे किया था 4 अगस्त 2019 से पहले, जब सियासी रैलियों के दौरान यह बात कही जा रही थी कि इस दर्जे के तहफ्फुज के हवाले से हम किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्या वो एतमाद दोबारा हासिल करना सियासी जमातों के लिए आसान होगा? नहीं, ये सवाल हमारे एतमाद का नहीं, हमारे बारे में हमारे आवाम क्या सोचते हैं वो उनका अपना हक है। बिल्कुल। एतमाद किस हद तक गिरा है या मौजूद है, उसके बारे में जब भी मौका आएगा फैसला हमारे आवाम ने करना है। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त वो सवाल नहीं, सवाल ये है जो शब खून किया गया, जो हमसे छीना गया, क्या आप समझते हैं कि हम जबान बंदी करें और मुंह भी ना खोलें? क्या कोई हमें ये सलाह देगा, ये मशवरा देगा कि हमारे जो पहचान है उसको निस्मार किया गया और तब भी हम तालियां बजाएं? बिल्कुल, हरगिज नहीं। और मेरा ये मानना है जाती तौर पर, अगर आज बीजेपी की सरकार ने ऐसा किया, अभी हिंदुस्तान के आवाम की अदालत में ये फैसला लेंगे, ये दावा लेंगे। और आने वाले वक्त में किसने कहा, एक वक्त था जब के थी, बिल्कुल, वो भी वक्त था जब गुंजाइश नहीं थी उनकी मखलूत सरकार बनाने की। लेकिन तारीख का पहिया आगे बढ़ रहा है, किसने जाना कल मुल्क के आवाम क्या फैसला कर लेंगे। आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे कि आगे का लाहे अमल क्या कुछ होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमारा लाहे अमल है अपने हम वतनों को, जम्मू के लोगों को, लद्दाख लेह करगिल के लोगों को, बिल्कुल, हर जात और हर कम्युनिटी के लोगों से ये मशवरा कर लेंगे, डायलॉग का प्रोसेस कर लेंगे और एक साथ मिलकर जो भी नाइंसाफियां हुई है हमारे वतन के साथ और हमारे लोगों के साथ आवाज उठाएंगे। मुल्क में भी जमहूरी कुव्वतें मौजूद है, मुल्क में भी वो लोग अब भी मौजूद हैं जो हमारी दर्द को पहचान सकते हैं। एक साथ मिलकर ये सफर तय कर लेंगे, कब होगा इंतजार भी कर लेंगे, कितना कठिन होगा रास्ता बर्दाश्त कर लेंगे, ये हमारा इरादा है। चलिए तारिगामी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। और ये थे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब। रास्ता कठिन भी है, मुश्किल भी है, सब्र भी करेंगे और यकीनन इंतजार भी करेंगे, लेकिन इस सब पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान जो है ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, वो भी हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद है। गुप्ता जी, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बात हो रही है सियासी
उस सियासी मुद्दे पे जो कल से दोबारा शुरू हुआ तकरीबन 1 साल के बाद गुपकार एलामिया यानी गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से कल एक मीटिंग हुई सियासी जमातों की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में। अगर हम जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो किस नजरिए से इस मीटिंग को आप देखते हैं? शुक्रिया गौहर जी। देखिए, कल जो मीटिंग हुई थी जी। और उस मीटिंग के बाद जो बयानात आए हैं उससे साफ जाहिर है, सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को एक नई पहचान देने की कोशिश की है। उन्होंने अपना नाम बदलकर एक पीपल्स अलायंस इसका नाम रखा है। बिल्कुल। पीपल्स अलायंस का मतलब होता है अवाम की गठजोड़। बिल्कुल। पर ये अलायंस तो मुझे अवाम के बगैर दिख रही है। ये उन लोगों के अलायंस है जो कल तक आपस में जम्मू कश्मीर के अंदर कुर्सी के लिए लड़ते थे जी। और आज बेरोजगार हैं। जी। ये अलायंस उन्होंने बनाई है अपनी रोजगारी को बहाल करने के लिए, ना कि अवाम के लिए, क्योंकि कश्मीरी अवाम तो इनकी काली करतूतों के पुलिंदे खुलने के बाद ना उनसे सब नाराज और नाखुश है, बल्कि उनके गुस्से में है। बिल्कुल। और क्या इनके पास हिम्मत है कि अवाम के पास जाएंगे? अवाम के पास जाकर तो देखें। ब्रिगेडियर अवाम साहब, के गुस्से। ब्रिगेडियर साहब आपसे जानना चाहूंगा, जिस मुद्दे को लेकर ये इत्तेहाद बना वो ये है कि 5 अगस्त 2019 को जो मरकजी सरकार ने फैसला लिया जम्मू कश्मीर के हवाले से, और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में वो पहले से ही शामिल था कि 370 जम्मू कश्मीर में हटाना है। जब भी मरकज के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी तो इसको हटाना है, और सरकार आई उसको हटाया गया। उसके बाद जो सियासतदान, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला की, महबूबा मुफ्ती की या दूसरे सियासी लीडरों की, उसके बाद उनकी नजरबंदी अमल में लाई गई और बार बार भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की जानिब से यह बात कही गई है कि हालात को पटरी पर लाने के लिए और हालात मजीद कशीदा ना हो, इसलिए ये कदम उठाया गया। क्या हालात जम्मू कश्मीर के और खासकर वादी कश्मीर के अब सामान्य है? क्या मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है? पथराव जो हो रहा था वो बंद हुआ है, या ये लोग अपनी बयानबाजी से हट गए हैं तब जाकर महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला की रिहाई को यकीनी बनाया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपके सवाल का एक एक करके जवाब दूंगा। जी। पहली बात, जिसकी जो बात कर रहे हैं 370 और 35A की, 370 आइन का टेम्पररी प्रोविजन था। 35A आइन के अंदर गलत दरवाजे से दाखिल किया गया था। दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निकाला है, भारत की पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से पास होकर निकाला गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं, आपके मंशूर में था जब का है चुनावी मंशूर, आप अपना देखिए सर, अपना चुनावी मंशूर देखिए, उसमें सबसे पहला बात जो थी वो यही थी कि बिल्कुल है, मैं उससे इंकार नहीं कर रहा हूं, मैं ये तो कह रहा हूं क्योंकि ये गलत काम था इसलिए हम इसको सही करना चाहते थे। टेम्पररी था, किसी की हिम्मत नहीं थी इस टेम्पररी को निकाले, हमने निकाल के दिखाया। टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं बन सकता है। आपने लोगों के साथ जो वादे किए थे वो आपने पूरे किए, मैं वही बात कह रहा हूं। बिल्कुल, और वही मैं कह रहा हूं। अभी तारगामी साहब बोल रहे थे कि बीजेपी की सरकार तो कितने दिन रहेगी। अरे मैं कहता हूं तारगामी साहब और अब्दुल्ला साहब और मुफ्ती साहब, कभी बीजेपी की सरकार रहे या न रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगी हिंदुस्तान के अंदर कि इसको वापस ला सके। ये मैं आपको लिख के देता हूं। अगर किसी में है तो आप कोई भी पार्टी ऐलान कर दे कि आज हम वापस सरकार में आएंगे तो हम इसको वापस लेकर आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने इसको पास किया है, बिल्कुल बीजेपी ने नहीं किया है। साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिन चीजों को लेकर जो बातें कही गई थी कि इन लीडरान को नजरबंद इसलिए रखा गया, क्या वो चीजें सब ठीक थी? मैं अब उसका जवाब देता हूं। इनको नजरबंद उस वक्त किया गया था ताकि जब हालात नाजुक थे, हालात में जो आग में तूल ना दे सकते, इसलिए इनको नजरबंद किया गया था। और आपने देखा किस प्रकार 6 महीने तक अमन शांति रही, कोई गड़बड़ नहीं हुई। और जैसे जैसे धीरे धीरे इनको रिहा किया गया, पॉलिटिकल किलिंग्स भी बढ़ी, टेररिस्ट एक्ट भी बढ़े। ठीक है, अमन को खराब करने में इन लोगों का हाथ था। बिल्कुल, जब ये सियासत में थे, जब ये पावर में थे, तब भी ये 2.5 साल तो 2.5 साल तो आप इनके साथ आपने सरकार चलाई जम्मू कश्मीर। तभी तो हमने छोड़ा,
तभी तो हमने छोड़ा जब हमको उनकी अंदरूनी बातें पता लगी, जब 2.5 हमें साल पता तक आपको लगा। पता नहीं था कि ये लोग अमन खराब करना चाहते हैं, हम इन ताकतों को आगे नहीं जाने। हमने इनको मौका दिया सुधरने का, लेकिन जब नहीं सुधरे तो हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें मालूम लग गया कि इनकी जो लॉयल्टी है वो देश के लिए नहीं है, इनकी लॉयल्टी कहीं और है, और इसलिए हमको छोड़ना पड़ा। और जब आप बात कर रहे हैं कि अभी इनके पत्थरबाजी कहाँ है? पत्थरबाजी खत्म है। यहाँ तक मिलिटेंसी का खत्म है, या टेररिज्म का सवाल है, वो एकदम खत्म नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे खत्म होगी। और टेररिज्म खत्म होने के लिए गुप्ता साहब, आपका मानना है कि जो ये अमन के दुश्मन हैं, हालात को खराब करने में इनका अहम रोल है, ये आपका मानना है? क्या अब इन्हें आगे भी बंद रखा जाएगा ताकि जो जम्मू कश्मीर के हालात है उन्हें पटरी पर लाने के लिए उन्हें एक बार फिर जो है बंद करने की कोशिश की जा रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूं जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब हालात नाजुक थे तब इनको नजरबंद किया गया जी। अब इनको छोड़ा गया है कि अपने आप इनकी जिम्मेवारी है, जो जिम्मेवार लीडर हैं इनको देखना है कि ये ऐसी कोई हरकतें ना करे कि जिससे रियासत के अंदर माहौल बिगड़े। नहीं, अब्दुल्ला साहब ने कहा है, ब्रिगेडियर साहब आपने कहा कि हमने इनको परखा, 2.5 साल के अंदर हम सरकार से वापस आए इसलिए कि ये लोग मुल्क मुखालिफ बयानबाजी कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती की रिहाई हुई, उनका जो ऑडियो पैगाम आया उसमें कोई बदलाव नहीं दिखा। जो मौक़िफ़ पहले था, जो स्टैंड पहले था, महबूबा मुफ्ती का स्टैंड अब भी वही है। देखिए, स्टैंड तो पब्लिक की कंजम्पशन के लिए होता है। स्टैंड महबूबा मुफ्ती ने उस वक्त भी चॉकलेट वाली स्टेटमेंट भी दी थी। देखिए, ये पॉलिटिशियंस है, पावर में लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखना है कि ये करते क्या है। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। यानी पावर में लाने के लिए सियासतदान कुछ भी कर सकते हैं, ये ब्रिगेडियर साहब का मानना है। चलिए ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे को और एक दो बातें और कहनी है, जरा मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल जी। देखिए, इन्होंने बात कही कल, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बात कही कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है। जी, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है तो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई कहाँ लड़ी जाती है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी, सुप्रीम कोर्ट में पहले से इसे मुकदमा चल रहा है। उसके बावजूद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चीन को किस लिए इन्वाइट किया है? इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये तो अदालत का दरवाजा इन्होंने खटखटाया। पार्लियामेंट मेंबर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वहां पर उनका कहना है कि बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हर बार इस बारी की सेशन में सबसे ज्यादा बोले फारूक अब्दुल्ला। आप देख लीजिए 0 आवर्स के अंदर, हर बारी 0 आवर के अंदर फारूक अब्दुल्ला ने बोला है, लेकिन हिम्मत नहीं थी इनकी। वहां पे 370 की बात करते, पार्लियामेंट के बाहर आकर बात करते हैं और चीन को बुलाते हैं, कहते हैं कि कश्मीरी चीनियों को चाहते हैं। आप बताइए, आप कश्मीरी हैं, आप चीनी को चाहते हैं? क्या आप चीनियों के चीनी सरकार के नीचे काम करना चाहेंगे? बताइए, आप खुद गौर, आप कश्मीरी हैं, आप बताइए। मैं तो कहता हूं कश्मीरी आवाम ये नहीं चाहता है। आपने कहा है कि सियासतदान सियासत के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस फार्मूला को भी अपनाया होगा, आजमाया होगा कि कहीं देखते हैं लोगों का रुझान क्या रहेगा। अगर इस फार्मूला से फारूक अब्दुल्ला सियासत में आके कश्मीर के अंदर पावर आप हासिल करना चाहते हैं तो ये कश्मीरियों के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी मैं कहूंगा गद्दारी है। गद्दार बनकर आप पावर में नहीं आ सकते हैं। आप दुश्मन देश को इनवाइट करके पावर में नहीं आ सकते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ श्रीनगर स्टूडियो से हमारे साथ इस वक्त सैयद रूफ भी श्रीनगर से बराह रास्त मौजूद है। रूफ, गुफ्कार एलामिया की बात हो रही है और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, अगर हम बात करेंगे 4 अगस्त 2019 की, जिन सियासी जमातों ने इसमें हिस्सा लिया, दस्तखत किए, उन सभी ने कल मीटिंग में शिरकत की, लेकिन कांग्रेस की जानिब से कोई भी लीडर इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। बाद में बयान सामने आया कि गुलाम अहमद मीर की तबीयत ठीक नहीं थी। अगर गुलाम अहमद मीर की तबीयत ठीक नहीं थी तो बाकी लीडरान भी वादी के अंदर मौजूद थे जो इस मीटिंग में शिरकत कर सकते थे। क्या कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं इस मीटिंग से या इस इत्तेहाद से दूर रहने की कोशिश की जा रही है? देखिए अमीन, कांग्रेस से इस इत्तेहाद से दूर है, क्योंकि अगर आप की जो स्टेटमेंट्स देखे कल, जिस तरह कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स है, फॉर्मर जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका जो बयान आया था महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद, उन्होंने कहा कि
एक वेलकम स्टेप है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अब जम्मू कश्मीर के हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक होना चाहिए। और ये जो लड़ाई है एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल या स्पेशल स्टेट्स को वापस लेने के हवाले से, इसके लिए फर्म एक होना चाहिए और एक मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। तो मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस इस एलानिमेंट से दूर है, गुपकार डिक्लेरेशन से दूर है, क्योंकि गुलाम नबी मीर ने आपको याद होगा 2 दिन कंटिन्यूअसली प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। एक दिन उन्होंने कहा था कि महबूबा मुफ्ती रिलीज होगी, फिर प्रोसेस को आगे बढ़ा जाएगा, और दूसरे दिन भी उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पे भी उन्होंने रिहाई के हवाले से बात की और आगे का लाहेमल के हवाले से बात की। तो जो मेरी बात हो रही है सूरत से, कांग्रेस के लीडरशिप से, उनका कहना है कि गुलाम मीर घर चले गए थे, साउथ कश्मीर में थे, उनकी तबीयत नासाज है तो वो नहीं आ सके। और एवं बाकी पार्टी लीडर्स को नहीं कहा क्योंकि गुलाम मीर को खुद आना था, एंड मौके पे वो नहीं आ सके। मुझे नहीं लग रहा है कि अंदर क्या कुछ हो सकता है, मगर मुझे नहीं लग रहा है कि गुपकार डिक्लेरेशन जो है या ये जो आप पीपल्स अलायंस बना है, इससे कांग्रेस कहीं दूर है। रूप जरा ये बताएगा, जिस तरह से कल की मीटिंग के बाद ये कहा गया है कि 370 की बहाली या खुसूसी दर्जे की बहाली को लेकर जो बात की गई है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से, तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये लोगों के साथ ये धोखा दे रहे हैं, क्योंकि 370 या 35 या खुसूसी दर्जे की बहाली ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो ये लोगों को इस तरह के बयान देने से ये साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह किया जा रहा है। देखिए गौहर, फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह कल बात की या मीटिंग में जो कुछ बात हुई है, जिस तरह हमें सोर्स के जरिए पता चल रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि जो बीजेपी के अभी स्पोक्सपर्सन बात कर रहे थे, मुझे लग रहा कि शायद इनके कहने और सुनने में बड़ा फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने लड़ाई लड़कर बात नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कोर्ट में अभी मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला जेर समात है जी। तो कोर्ट के जरिए एक कानूनी दावपेच के जरिए इस मामले को लड़ा जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने की बात कही गई है। आपको याद होगा गौहर कि सुप्रीम कोर्ट के ही वकील ने, एक जज ने कहा था कि घड़ी की जो सुइया है वो बदल भी सकती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो कुछ फैसला पार्लियामेंट में किया है, उसका फैसला जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आ सकता है, वो मुख्तलिफ भी हो सकता है। तो कानूनी दावपेच के जरिए, कानून के जरिए और सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस मामले को लड़ा जाएगा, इस पे इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इस तरह की बात हुई है। और जहां पे वहां पे बात हुई है, आप देखिए मरकजी सरकार इलेक्शन का प्रोसेस करना चाहती है अपनी, जिस तरह हालिया दिनों में डिफेंस मिनिस्टर ने जिस तरह इशारा दिया कि अब यूनियन टेरिटरी में भी लोगों को अपनी सरकार मिल सकती है, सरकार बनेगी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन का माइंड है कि अब यूनियन टेरिटरी में भी इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो उस हवाले से वहां पे बात हुई, क्या पार्टिसिपेट किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि हमें हर एक इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, तभी हम इन ताकतों को दूर रख सकते हैं, उनका यह कहना था। और उसी पे बात हुई, क्या इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, क्या स्टेटहुड के बाद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इन सारे मामलात पे बात हुई है। लड़ाई लड़नी है, ये कानून के जरिए लड़ाई लड़नी है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि कोई भी इसको वापस नहीं ला सकता, क्या ब्रिगेडियर साहब फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी सुनाया उन्होंने कि इसको कोई वापस नहीं ला सकता? उन्होंने इशारा किया कि जिस तरीके से तारिगामी साहब ने कहा है कि बीजेपी नहीं रहने वाली है, कोई भी सरकार नहीं रहती है, उन्होंने इशारा दिया कि कांग्रेस इस वक्त हिमायत कर रही है, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, वो भी उन्होंने चैलेंज भी किया था कि वो करके दिखाए। यानी कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का इल्म है कि कांग्रेस भी इस बात ऐसा नहीं कर सकती है पार्लियामेंट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार कल मरकज में आती है तो कांग्रेस भी इस फैसले को वापस नहीं ले सकती है, ये मानते हैं, क्योंकि लोगों की राय, लोगों की मेजॉरिटी जहां जिस फैसले पे हो उसको कोई सरकार फिर बदल नहीं सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है लोगों की वो इस फैसले से भारत में मुख्तलिफ रियासतों में वो खुश है। मगर सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला जेर समाअत है, जिसपे जो पीपल्स अलायंस आप बना है उन्होंने कहा कि उस पर पेशरफ्त होनी है और उसके लिए लगातार अब कोशिश करनी है। अब जिस तरह 1 साल 14 महीनों में आप कह सकते हैं कि कोई प्रोसेस नहीं हुआ था, अब उसी प्रोसेस में तेजी लाई जाएगी, उसको बढ़ाया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा वो वक्त ही फैसला करेगा। जिस तरह पीपल्स अलायंस के लीडरान से मेरी बात हुई टेलीफोन के जरिए, उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में और सुप्रीम कोर्ट के इहाते में और सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही अब इस मामले को लड़ा जाएगा। अब इलेक्शन के हवाले से फैसला अभी नहीं हुआ, क्या इलेक्शन लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा, मगर जिस तरह मेरी बात हुई है, जिस तरह कल मुजफ्फर शाह ने गुलिस्तान न्यूज के साथ ही बात की और उन्होंने कहा कि हम किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक कि
स्टेटहुड को वापस दिया जाएगा और स्पेशल स्टेटस के लिए कोई फैसला आ जाए। तो ऐसा लग रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पे ये लोग आ चुके हैं। अब कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, इलेक्शंस के हवाले से बात होगी और जो बाकी पार्टीज यहाँ पे हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, वो पंचायत या अर्बन लोकल पार्टीज में पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि उन्होंने तो इस मामले की पहले से ही मुखालफत की है। मगर पीपल्स अलायंस मुझे नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं वो कानूनी हिसाब से अब एक हो चुके हैं और कानून के जरिए इस बात को लड़ने के लिए तैयार है।